शुभ संध्या प्यारे साथियों। हिंदी पेडागोजी की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने पढ़ाई से संबंधित जितने भी ग्रुप हों। आइए हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखिए, बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना कहलाता है। यानी बालक जो भाषा संबंधी बातें सीखते हैं, भाषा के बारे में जो उनको ज्ञात होता है, उनकी क्रम दर क्रम कैसी प्रगति हो रही है उसका लेखा जोखा रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। लिखित परीक्षा, उत्तर पुस्तिका, मौखिक परीक्षा या फिर पोर्टफोलियो। यहाँ पर पोर्टफोलियो होगा, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। जी हाँ, बालकों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा होता है उसमें हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में जानते होंगे। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने सुना होगा पोर्टफोलियो के बारे में। तो उसमें उनका पूरा बच्चों का लेखा जोखा रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके माता पिता क्या करते हैं और बालकों की आदतें या उनके परिवार के बारे में, ये सब भी लिखा जाता है। जो बच्चे डीएलएड कर रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वर्णन करना और चर्चा में भाग लेना और प्रश्न पूछना, ये सब क्या है? यानी हम लोग किसी बात के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं या चर्चा में भाग ले रहे हैं या फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सब क्या है? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, केवल भाषा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। क्या ये केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं? यानी साहित्य से संबंधित गतिविधियां जब करेंगे तभी हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे, वर्णन करेंगे या फिर चर्चा में भाग लेंगे, या भाषा आकलन के तरीके हैं, या इससे भाषा का आकलन लगाया जाता है कि बच्चा सही दिशा में पढ़ रहा है, या केवल शिक्षण की पद्धति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। यानी इससे भाषा सीखने सिखाने और आकलन दोनों चीज़ें होती हैं। क्या होता है? प्रतिक्रिया व्यक्त करने से, वर्णन करने से, चर्चा में भाग लेने से और प्रश्न पूछने में भाषा का विकास भी अच्छे से होता है और ये आकलन का एक तरीका भी है। केवल भाषा आकलन का तरीका नहीं है, केवल शिक्षण पद्धति नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने और आकलन का तरीका है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना। तो उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? इसमें क्या विषय के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न कराई जाती है, या फिर उनका पिछड़ापन दूर किया जाता है, या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या फिर उनकी कमियों यानी उनकी त्रुटियों का पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसमें हो जाएगा सही उत्तर छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। जी हाँ, जो छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना वो तो हम लोग निदानात्मक परीक्षण में करते हैं। हम लोग पता लगाते हैं छात्रों की त्रुटियों का, फिर उनका क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी पहले निदान फिर उपचार। जैसे कि डॉक्टर के पास हम लोग दवा लेने जाते हैं तो क्या होता है? पहले वो रोग के बारे में पता लगाता है, फिर उनका उपचार करता है। बिल्कुल यही बात उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण पर भी लागू होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा था यही वाला। कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए, क्या जो बालक कक्षा के अनुसार प्रगति नहीं करते उनके लिए,
या दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, या फिर जिनको दृष्टि से संबंधित कोई समस्या है उन बच्चों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए, या फिर जो सृजनशील बालक जो हैं जो हमेशा नई नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं उनके लिए, या आदिवासी बालकों के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किस लिए होती है? उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए, यानी जो अभी हमने इससे पहले देखिए बताया था, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, यानी वो पिछड़ जाते हैं, कक्षा के अनुसार क्या होते हैं, प्रगति नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन में सबसे अधिक कारगर है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के भाषा की क्षमता जो उसका आकलन किया जाता है उसमें सबसे अधिक कारगर क्या होगा? इसमें से पोर्टफोलियो होगा, जांच सूची हो जाएगी, रेटिंग स्केल होगा, या फिर लिखित परीक्षा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पहला प्रश्न भी हमने यही वाला बताया था कि बच्चों के भाषाई क्षमता का जो आकलन होता है उसमें सबसे अधिक कारगर कौन सा है? ये पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों से संबंधित समस्त लेखा जोखा रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार, उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्त लेखा जोखा रखा जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता जो है बच्चों की, उसका आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण? क्या उनसे पाठ्य पुस्तकें पढ़वाई जाए, या औपचारिक सत्र का आयोजन किया जाए, भ्रष्टाचार पर आधारित निबंध लिखवाया जाए, या फिर उनसे कहानियाँ सुना जाए? तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही, तो आप सबको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कौन सा हो जाएगा इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण? इसमें हो जाएगा कहानी। अगर हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना है तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण? कहानियाँ। हम उनसे पूरी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़वा सकते, या फिर औपचारिक पत्र का आयोजन भी नहीं लिखवा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को इन सब की इतनी समझ नहीं होती है। भ्रष्टाचार पर आधारित निबंध लिखने की भी समझ उनको नहीं होती है, तो क्या करते हैं, उनसे हम लोग कहानियाँ लिखने के लिए कह सकते हैं। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? यानी किस प्रकार का प्रश्न हम लोग छोटे बच्चों को, प्राथमिक बच्चों को देंगे जो उनकी भाषाई क्षमता, उनकी भाषा का विकास अच्छे से हो रहा है, इसका आकलन करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होगा। तो इसमें पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए। क्या बच्चों को पाठ्य पुस्तक में से कह देंगे 4 संज्ञा शब्द छांटिए, या कहानी को दोहराइए, याद की गई कविता सुनाइए, या फिर किसी दृश्य का वर्णन कीजिए? तो इसमें से बच्चे क्या लगता है कौन सी चीज़ें अच्छे ढंग से कर पाएंगे? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। पाठ में से केवल 4 संज्ञा शब्द देने से उनकी भाषाई क्षमता का आकलन नहीं हो जाएगा, या फिर कहानी को दोहरा देने से भी उनकी भाषाई क्षमता का आकलन नहीं होगा, याद की गई कविता सुना देने से भी नहीं होगा। जब किसी दृश्य, कहीं वो घूमने गए हैं या किसी जगह का वर्णन वो अपनी भाषा में करेंगे, तब हमें उनकी भाषा की क्षमता के बारे में पता लगेगा। तो सबसे अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा? किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आत्मा का आकलन का सबसे सही तरीका है? कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। आत्मा का आकलन अर्थात अपना स्वयं का आकलन, यानी स्वयं का आकलन करने के लिए बच्चों के लिए सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? क्या कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे दें, या कहानी पढ़कर प्रश्न बनाएं, या फिर कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटें उसमें से, या कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटें? तो इनमें क्या सही उत्तर क्या होना चाहिए स्वयं का आकलन करने के लिए? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा
कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। यानी स्वयं का आकलन करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, जब कहानी पढ़ेंगे और उसमें से स्वयं ही प्रश्न बनाएंगे, तब स्वयं का आकलन वो सही ढंग से, सही तरीके से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, आत्मा का आकलन करने का सबसे सही तरीका क्या है, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर तो सभी दे देंगे, कहानी पढ़कर 3 मिश्रित वाक्य भी ढूंढ लेंगे, और 5 मुहावरे, अगर मुहावरों के बारे में जानकारी होगी तो वो भी ढूंढ लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा आकलन का तरीका क्या होगा, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाना। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ। और मिलते हैं एक और नई कक्षा के साथ। धन्यवाद साथियों।